कहते हैं, अगर जेब में गांधी न हो तो दुनिया पूछती नहीं, और अगर शरीर में ताकत न हो तो अपने भी पहचानते नहीं। यह कहानी मोहन की है, जिसके नसीब में बचपन से ही वैसाखी थी और अपनों की नफरत, जिसे उसके ही घर में एक टूटी हुई कुर्सी से भी ज्यादा बेकार समझा गया। लेकिन दुनिया यह भूल गई थी कि पैर कमजोर होने से हौसले अपाहिज नहीं होते। यह कहानी उस लड़के की है जिसने अपने अपमान को ही अपनी ढाल बनाया और कामयाबी की ऐसी इमारत खड़ी की जिसके आगे उसे दुत्कारने वाले भी सिर झुकाने पर मजबूर हो गए। मेरा नाम मोहन है और मेरी उम्र 19 साल है। अगर आप मुझे पहली बार देखेंगे तो शायद आपकी नजर सबसे पहले मेरे चेहरे पर नहीं बल्कि मेरे बाएं पैर पर जाएगी, जो दाहिने पैर से 2 इंच छोटा और काफी पतला है। बचपन में हुए पोलियो ने मुझे वैसाखी के सहारे चलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सच कहूं तो वैसाखी का बोझ मुझे उतना भारी नहीं लगता जितना बोझ मुझे अपने ही भाई और भाभी के घर में होने का लगता है। मेरे पिताजी गांव के एक सम्मानित मास्टर थे। जब तक वे और मां जिंदा थे, मुझे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि मैं अधूरा हूं। वे मुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे। पिताजी हमेशा कहते थे, मोहन, तेरे पैर कमजोर हो सकते हैं, लेकिन तेरा इरादा कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। लेकिन शायद भगवान को मेरी खुशी मंजूर नहीं थी। 2 साल पहले एक बस हादसे में वे दोनों मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। उस दिन सिर्फ मेरी दुनिया नहीं उजड़ी थी, बल्कि मेरा वह सुरक्षा कवच भी टूट गया था जिसने मुझे दुनिया की कड़वाहट से बचा रखा था। अब मैं अपने बड़े भाई सुरेश और भाभी विमला के साथ रहता हूं। यह वही घर था जहां मैं पैदा हुआ, खेला और बड़ा हुआ। लेकिन मां बाप के जाने के बाद इसी घर की दीवारें मुझे काटने को दौड़ती थीं। आज की सुबह भी रोज की तरह उसी चीख पुकार से शुरू हुई। अरे ओ लंगड़े, कब तक सोता रहेगा? सूरज सिर पर आ गया है और नवाबजादे के खर्राटे बंद नहीं हो रहे। भाभी की तीखी आवाज मेरे कानों में किसी नुकीले कील की तरह चुभी। मैं हड़बड़ाकर उठा। मेरी पुरानी चारपाई की रस्सियां चरचराईं। मैंने अपनी वैसाखी को टटोला जो चारपाई के नीचे पड़ी थी। मेरे शरीर में कल की थकान अभी भी बाकी थी, लेकिन रुकने का कोई विकल्प नहीं था। मैं जल्दी जल्दी बाहर आया। घर के आंगन में भाभी बर्तन मांज रही थी। बर्तनों के टकराने की आवाज से ज्यादा शोर उनके बड़बड़ाने का था। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इसे हमारे गले मर दिया। खुद का पेट तो पलता नहीं, ऊपर से एक और मुंह आ गया खाने को। भगवान भी जिन्हें उठाना चाहिए उन्हें नहीं उठाता। भाभी ने मुझे देखते ही मुंह सिकोड़ते हुए कहा। मैं चुपचाप सिर झुकाकर नल की तरफ बढ़ गया। ये ताने अब मेरे लिए सुबह की चाय जैसे हो गए थे, जिनके बिना दिन शुरू नहीं होता था। मैंने मुंह धोया और रसोई की तरफ देखा। पेट में भूख की आग जल रही थी। कल रात भी मुझे सिर्फ एक सूखी रोटी मिली थी, क्योंकि भाभी का कहना था कि मैंने बाल्टी भरकर पानी नहीं लाया था। मैं रसोई के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। भाभी, थोड़ा नाश्ता मिल जाता तो। भाभी ने हाथ में पकड़ा हुआ गीला गिलास जोर से बाल्टी में पटका। पानी की छींटे मेरे ऊपर आ गिरे। नाश्ता? अभी सुबह के 8 बजे हैं और तुझे नाश्ता चाहिए? तेरे भाई अभी तक खेत से नहीं आए, उन्होंने मुंह भी नहीं धोया और तुझे ठूंसने की जल्दी पड़ी है। जा, पहले जाकर गाय को सानी डाल, उसके बाद अगर कुछ बचा होगा तो दे दूंगी। मेरे दिल में एक कसक उठी। पिताजी के समय में मां मुझे बिना दूध पिलाए बिस्तर से उतरने भी नहीं देती थी, और आज अपने ही घर में मुझे दाने दाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा था। लेकिन मैं बहस नहीं कर सकता था। इस घर में मेरी हैसियत एक नौकर से भी बदतर थी। नौकर को कम से कम काम के बदले पगार मिलती है, मुझे तो सिर्फ पेट भरने के लिए गालियां मिलती थीं। मैं अपनी वैसाखी के सहारे धीरे धीरे गौशाला की तरफ बढ़ा। मेरा बायां पैर आज बहुत दर्द कर रहा था। शायद ठंड की वजह से नसें अकड़ गई थीं। हर कदम पर एक टीस उठती थी जो मेरी रीढ़ की हड्डी तक जाती थी। लेकिन मैंने उफ तक नहीं की। अगर भाभी ने सुन लिया तो वे इसे मेरा नाटक बताएंगी। मैंने गाय को चारा डाला और गोबर उठाने लगा। बदबू और गंदगी के बीच काम करते हुए मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी। मैं पढ़ने में बहुत होशियार था। 12वीं में पूरे जिले में मेरा नाम आया था। पिताजी चाहते थे कि मैं कॉलेज जाकर अफसर बनूं, लेकिन उनकी मौत के बाद भाई ने साफ कह दिया, पढ़ाई लिखाई से पेट नहीं भरता, घर में बैठ और काम में हाथ बटा। मेरी किताबें रद्दी वाले को बेच दी गईं और मेरे हाथ में कलम की जगह गोबर उठाने वाली टोकरी थमा दी गई। काम खत्म करके जब मैं वापस आंगन में आया तो भाई खेत से लौट आए थे। वे चबूतरे पर बैठकर चाय पी रहे थे। भाभी उनके पास बैठी पंखा झल रही थी। मुझे देखते ही भाई के चेहरे के भाव बदल गए। क्यों रे मोहन,
आज खेत पर क्यों नहीं आया? मैंने कहा था ना कि आज खाद डालनी है। भाई ने कड़े स्वर में पूछा। भैया, आज मेरे पैर में बहुत दर्द था, चला नहीं जा रहा था। मैंने डरते डरते सफाई दी। भाई ने चाय का कप जोर से रखा। दर्द था? बहानेबाज कहीं का। काम चोरी करने के लिए 100 बहाने हैं तेरे पास। हम दिन रात मर के काम करें और तू घर में बैठकर रोटियां तोड़े। मुफ्त की रोटियां तोड़ने में दर्द नहीं होता? सुरेश, मैं तो कहती हूं इसे घर से निकाल क्यों नहीं देते? वैसे भी ये किस काम का है? न खेत का काम होता है इससे, न घर का। ऊपर से इसकी दवाई का खर्चा अलग। भाभी ने आग में घी डालने का काम किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। भैया, मैं काम चोरी नहीं करता। आप जो कहते हो मैं करता हूं। बस आज जुबान लड़ाता है। भाई अपनी जगह से खड़े हो गए। वे गुस्से में मेरी तरफ बढ़े। मैं डर के मारे पीछे हट गया और मेरा संतुलन बिगड़ गया। मेरी वैसाखी फिसल गई और मैं मुंह के बल कीचड़ में गिर पड़ा। मेरे कपड़े, मेरा चेहरा सब गंदा हो गया। भाभी जोर से हंसी। लो, देख लो नवाबजादे को, खड़ा तो हुआ नहीं जाता और बातें बड़ी बड़ी करता है। भाई ने मुझे उठाने की कोशिश नहीं की। वे ऊपर से मुझे घूरते रहे। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। जब तक खेत का बचा हुआ काम खत्म नहीं करता, घर में कदम मत रखना, समझ गया? इतना कहकर वे अंदर चले गए। मैं वहां कीचड़ में पड़ा रहा। मेरे घुटने से खून बह रहा था, लेकिन वह दर्द उस चोट के आगे कुछ नहीं था जो मेरे आत्मसम्मान पर लगी थी। मैंने मुट्ठी भींची और किसी तरह खुद को घसीटते हुए खड़ा किया। मेरी आंखों से बहते आंसुओं ने मेरे गालों पर लगी मिट्टी को गीला कर दिया था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह घर अब मेरा नहीं रहा। मां बाप के साथ ही इस घर की अपनायत भी चली गई थी। अब यहां सिर्फ दीवारें थीं और उन दीवारों के बीच रहने वाले पत्थर दिल लोग। मैं लंगड़ाते हुए घर के बाहर निकल गया। गांव की पगडंडी पर चलते हुए मेरी नजरें धुंधली हो रही थीं। लोग मुझे देख रहे थे, कोई दया से तो कोई मजाक उड़ाते हुए। अरे लंगड़े, क्या हुआ? आज फिर भाभी ने पीट दिया क्या? गांव के एक आवारा लड़के ने पीछे से आवाज कसी। उसके साथी हंस पड़े। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस चलता रहा। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। बस इस घर से, इस नरक से दूर जाना चाहता था। चलते चलते मैं गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। यह वही जगह थी जहां बचपन में पिताजी मुझे कहानियां सुनाया करते थे। मैं पेड़ की जड़ों पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? मुझे यहां किसके भरोसे छोड़ गए? यहां कोई मुझे इंसान नहीं समझता। मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मैं रो ही रहा था कि तभी मेरी नजर जमीन पर पड़े एक पुराने अखबार के टुकड़े पर पड़ी, जो हवा से उड़कर मेरे पास आ गया था। मेरी आदत थी, जब भी कोई लिखा हुआ कागज मिलता, मैं उसे पढ़ने लगता। मैंने आंसू पोंछे और उस अखबार को उठाया। वह काफी पुराना और मटमैला था। शायद किसी ने समोसे खाकर फेंक दिया था। उसमें एक छोटी सी खबर थी। दिल्ली में विकलांग कोटे से सरकारी नौकरी के लिए आवेदन शुरू। क्लर्क भर्ती परीक्षा अगले महीने। उस खबर को पढ़ते ही मेरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। सरकारी नौकरी, क्लर्क, पिताजी का सपना। अगर मुझे यह नौकरी मिल जाए तो मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं होगी। मैं इज्जत की रोटी कमा सकूंगा। मैं इस गांव से, इस जिल्लत भारी जिंदगी से दूर जा सकूंगा। लेकिन अगले ही पल हकीकत मेरे सामने आ खड़ी हुई। दिल्ली जाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? परीक्षा की फीस भरने के लिए पैसे कहां से आएंगे? मेरे पास तो अपनी फटी हुई जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। भाई से मांगना बेकार था। वे तो मुझे जहर खाने के भी पैसे न दें। मैंने अखबार के उस टुकड़े को अपनी जेब में रख लिया। एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर घर कर गई थी। एक तरफ उम्मीद की एक बहुत ही धुंधली किरण थी और दूसरी तरफ काली अंधेरी खाई। तभी मुझे याद आया कि मेरे पास मां की दी हुई एक आखिरी निशानी बची थी। एक छोटी सी चांदी की अंगूठी जो मां ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दी थी। उन्होंने कहा था, मोहन, यह तेरी रक्षा करेगी, इसे कभी मत उतारना। मैंने उसे भाई और भाभी की नजरों से बचाकर अपनी पैंट की चोर जेब में सिलाई करके छिपा रखा था। अगर वे उसे देख लेते तो कब का छीन कर बेच चुके होते। क्या मैं उसे बेच दूं? मां ने मना किया था। लेकिन अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो मैं पूरी जिंदगी इसी कीचड़ में रेंगता रह जाऊंगा। मां भी तो यही चाहती होंगी कि उनका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो, भले ही वे पैर कमजोर क्यों ना हो। मैंने फैसला कर लिया, मैं दिल्ली जाऊंगा। मैं वह परीक्षा दूंगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था।
मुझे आज रात ही घर से भागना होगा, बिना किसी को बताए। अगर भाई को पता चला तो वे मेरी दूसरी टांग भी तोड़ देंगे। शाम होने को थी, मैं घर लौटा। पेट में भूख अभी भी थी, लेकिन अब मेरे अंदर एक अलग ही भूख जाग चुकी थी, कामयाबी की भूख। मैं चुपचाप आंगन के कोने में जाकर बैठ गया। रात के खाने का वक्त हुआ। भाभी ने मेरी तरफ 2 जली हुई रोटियां और थोड़ी सी दाल फेंकी, जैसे किसी कुत्ते को डाल रही हूं। खा ले और कल सुबह जल्दी उठ जाना। अगर कल भी नौटंकी की तो टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी, भाभी ने चेतावनी दी। मैंने चुपचाप खाना खाया। वह जली हुई रोटी आज मुझे कड़वी नहीं लगी, क्योंकि मुझे पता था कि शायद यह इस घर का मेरा आखिरी खाना है। सब लोग सो गए। घर में सन्नाटा छा गया। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। भाई के खर्राटे गूंज रहे थे। मैं धीरे से उठा। मैंने अपनी वैसाखी उठाई और बहुत सावधानी से बिना आवाज किए दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा पुरानी होने की वजह से चरचराया। मेरी सांसें अटक गईं। मैं वहीं जम गया। क्या भाई जाग गए? मैंने पीछे मुड़कर देखा। भाई ने करवट बदली, कुछ बड़बड़ाए और फिर से सो गए। मेरी जान में जान आई। मैं बाहर निकला। बाहर घना अंधेरा था और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने अपने घर को एक आखिरी बार देखा। वह घर जो कभी मेरा मंदिर था, अब एक जेल बन चुका था। अलविदा भैया, अलविदा भाभी, मैंने मन ही मन कहा। अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। मैं गांव के बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। मेरा लंगड़ा पैर दर्द कर रहा था। अंधेरा डरावना था और जेब खाली थी। मुझे नहीं पता था कि दिल्ली कितनी दूर है, वहां क्या होगा, मैं कहां रहूंगा, क्या खाऊंगा। मेरे पास कोई योजना नहीं थी, बस एक जिद थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुसीबतों का पहाड़ तो बस अभी शुरू हुआ है। जैसे ही मैं गांव के चौराहे पर पहुंचा, मुझे सामने से कुछ परछाइयां आती दिखाई दी। वे 3 लोग थे और उनके हाथों में लाठियां थीं। वे गांव के वही बदमाश थे जो अक्सर मुझे तंग किया करते थे। अरे, यह तो लंगड़ा मोहन है, उनमें से एक, जिसका नाम कल्लू था, ने पहचान लिया। इतनी रात को कहां भाग रहा है बे? जरूर घर से कुछ चुरा कर भाग रहा होगा। वे मेरे चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर उन्होंने मेरी तलाशी ली और अंगूठी मिल गई तो मेरा सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। जाने दो मुझे, मेरा रास्ता मत रोको, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हालांकि मेरी आवाज कांप रही थी। अरे वाह, लंगड़े में इतनी हिम्मत! कल्लू ने मेरी वैसाखी पर एक जोरदार लात मारी। मैं संभल नहीं पाया और सड़क पर गिर पड़ा। मेरी वैसाखी मुझसे दूर जा गिरी। वे तीनों हंसने लगे। देखें तो सही, इसकी जेब में क्या है? कल्लू मेरी तरफ झुका। मैं जमीन पर पड़ा हुआ लाचार अंधेरे में 3 दरिंदों से घिरा हुआ था। मेरी आजादी, मेरा सपना, मेरी मां की निशानी, सब कुछ दांव पर था। कल्लू का हाथ मेरी जेब के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उस पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अगर आज मैंने यह अंगूठी खो दी तो मेरा भविष्य भी इसके साथ ही छिन जाएगा। मेरे अंदर डर था, लेकिन उस डर से भी बड़ी एक जिद्द थी। मेरे हाथ जमीन पर पड़ी धूल और कंकड़ों पर थे। जैसे ही कल्लू झुका, मैंने पूरी ताकत से एक मुट्ठी धूल उठाई और सीधा उसकी आंखों में झोंक दी। आह, मेरी आंखें! कल्लू चीखा और अपनी आंखों को मसलते हुए पीछे लड़खड़ाया। उसके दोनों साथी हड़बड़ा गए। यह मौका था। मेरे अंदर न जाने कहां से इतनी फुर्ती आ गई। मैंने तुरंत अपनी वैसाखी खींची और उसे पकड़कर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन मेरा कमजोर पैर कांप रहा था। तभी सामने से एक तेज रोशनी आती दिखाई दी। वह एक ट्रक था जो पूरी रफ्तार से उसी सड़क पर आ रहा था। उसके हॉर्न की तेज आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। बदमाशों ने ट्रक को आते देखा तो वे डरकर सड़क के किनारे हो गए। मैंने देखा कि ट्रक की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, क्योंकि वहां मोड़ था। यह मेरा आखिरी मौका था। मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना सड़क के बीच में हाथ हिलाना शुरू कर दिया। रुको भाई साहब, रुको! मैं पूरी ताकत से चिल्लाया। ट्रक के टायरों ने सड़क पर जोर से ब्रेक लगाया और वह मेरे से बस कुछ ही इंच की दूरी पर आकर रुका। ट्रक का ड्राइवर खिड़की से बाहर झांका और गाली देते हुए बोला, अबे ओ लंगड़े, मरने का शौक है क्या? सड़क के बीच में क्यों खड़ा है? मैं लंगड़ाते हुए ड्राइवर की खिड़की की तरफ दौड़ा। पीछे कल्लू और उसके साथी अब अपनी आंखें साफ कर चुके थे और मेरी तरफ बढ़ रहे थे। भाई साहब, मुझे बचा लो, वे लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बस यहां से निकाल ले चलो प्लीज, मैंने हाथ जोड़ते हुए हाँफते हुए कहा। ड्राइवर ने मेरी हालत देखी। कपड़े मिट्टी में सने हुए, चेहरे पर चोट और पीछे आते हुए 3 लोग
जिनके हाथ में लाठियां थीं। उसे शायद दया आ गई या फिर वह लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। जल्दी चढ़ पीछे, मेरे पास टाइम नहीं है। उसने कंडक्टर साइड का दरवाजा खोल दिया। मैं किसी तरह अपनी वैसाखी को संभालते हुए ट्रक के केबिन में चढ़ गया। जैसे ही मैं अंदर बैठा, ड्राइवर ने गियर बदला और ट्रक को दौड़ा दिया। मैंने साइड मिरर में देखा, कल्लू और उसके साथी पीछे सड़क पर खड़े गालियां दे रहे थे, लेकिन अब वे बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। मैंने राहत की एक गहरी सांस ली। मेरा दिल अभी भी हथौड़े की तरह धड़क रहा था। ट्रक के केबिन में बीड़ी और डीजल की मिली जुली गंध आ रही थी। ड्राइवर एक भारी भरकम आदमी था जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें थीं। उसने मेरी तरफ एक नजर डाली। कहां जाना है तुझे? उसने रूखेपन से पूछा। दिल्ली, मैंने धीरे से कहा। ड्राइवर जोर से हंसा। दिल्ली? इस हालत में? और जेब में फूटी कौड़ी नहीं होगी? दिल्ली क्या करने जा रहा है? वहां के लोग तेरे गांव के लोगों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। मुझे पता है भाई साहब, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे वहां एक परीक्षा देनी है, नौकरी की परीक्षा। मैंने अपनी वैसाखी को कसकर पकड़ते हुए कहा। ड्राइवर चुप हो गया। उसने फिर कुछ नहीं पूछा। ट्रक रात के अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और मेरे पसीने को सुखा रही थी, जिससे मुझे ठंड लगने लगी। मैं सीट पर सिकुड़ कर बैठ गया। थकान इतनी ज्यादा थी कि मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगी। ट्रक के झटकों के बीच ही मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। चारों तरफ शोर शराबा था। ट्रक एक बड़े ढाबे पर रुका हुआ था। उठ जा हीरो, दिल्ली आ गया, ड्राइवर ने मुझे हिलाते हुए कहा। अब यहां से आगे तुझे खुद जाना होगा, यह बॉर्डर है। मैं हड़बड़ा कर उठा और नीचे उतरा। मेरे पैर अकड़ गए थे। मैंने ड्राइवर को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन उसने हाथ दिखाकर मना कर दिया और अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। अब मैं दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा था। मेरे सामने गाड़ियों का एक समुद्र था। कारें, बसें, ट्रक, ऑटो, सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। धुएं और धूल का गुब्बार था। गांव की शांति के बाद यह शोर मेरे सिर में हथौड़े की तरह बज रहा था, लेकिन मुझे रुकना नहीं था। मुझे क्लर्क भर्ती का फॉर्म भरना था और उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने अपनी जेब टटोली। अंगूठी अभी भी वहीं थी, मेरी मां की निशानी। उसे बेचने का ख्याल आते ही मेरा दिल भारी हो गया, लेकिन पेट की भूख और भविष्य की चिंता ने मुझे पत्थर दिल बना दिया। मैंने सड़क के किनारे एक पानी के नल पर मुंह धोया और अपनी वैसाखी के सहारे भीड़ में घुस गया। मुझे एक सुनार की दुकान ढूंढनी थी। लोगों से पूछते पूछते मैं एक बाजार में पहुंचा। वहां एक छोटी सी ज्वेलरी की दुकान थी। दुकानदार एक मोटा आदमी था जो चश्मा लगाए बैठा था। मैं अंदर गया। क्या चाहिए? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे मैले कपड़े देखकर उसे लगा होगा कि मैं भीख मांगने आया हूं। मुझे यह बेचना है। मैंने कांपते हाथों से वह चांदी की अंगूठी काउंटर पर रख दी। दुकानदार ने अंगूठी उठाई। उसने उसे एक लेंस से देखा, फिर उसे तराजू पर रखा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मुझे डर था कि कहीं वह इसे नकली न बता दे। पुरानी चांदी है और डिजाइन भी घिसा हुआ है। दुकानदार ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, इसके मैं तुझे 800 रुपये दे सकता हूं, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं। 800? मैं हैरान रह गया। मां ने कहा था कि यह अच्छी चांदी है। साहब, यह बहुत कम है, कम से कम 2000 तो दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। दुकानदार ने अंगूठी वापस मेरी तरफ सरका दी। ले जा, फिर पूरी मार्केट घूम ले, कोई तुझे 500 भी नहीं देगा। ये दिल्ली है लड़के, यहां हर कोई सौदा करता है, दान नहीं। मैं जानता था कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन मेरे पास बहस करने की ताकत नहीं थी और न ही मेरे पास वक्त था कि मैं 10 दुकानों पर जाकर भावताव करूं। मुझे भूख लगी थी और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख भी नजदीक थी। ठीक है, दे दीजिए, मैंने हार मानते हुए कहा। उसने गल्ले से 100-100 के 8 नोट निकाले और मेरे सामने फेंक दिए। मैंने उन नोटों को ऐसे उठाया जैसे वे कोई खजाना हो। 800 रुपये, ये मेरी नई जिंदगी की शुरुआत थी। मैंने सबसे पहले पास के एक ठेले से 20 रुपए की 2 रोटियां और सब्जी खाई। 2 दिन बाद मेरे पेट में अन्न गया था। उस साधारण से खाने का स्वाद मुझे किसी शाही दावत से कम नहीं लगा। अब अगला मिशन था परीक्षा का फॉर्म भरना और रहने का ठिकाना ढूंढना। मैंने पता किया कि फॉर्म भरने का सेंटर कहाँ है। वह वहां से काफी दूर था। मैं बस में चढ़ा। बस में इतनी भीड़ थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लोग मुझे धक्का दे रहे थे। मेरी वैसाखी बार बार लोगों के पैरों से टकरा रही थी, जिस पर वे मुझे गालियां दे रहे थे। अरे भाई, लंगड़ा है तो घर पर बैठना,
यहां भीड़ में क्यों मर रहा है? एक आदमी ने चिल्लाकर कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और पिताजी का चेहरा याद किया। सहन करो मोहन, ये बस कुछ दिनों की बात है, मैंने खुद को समझाया। सेंटर पहुंचकर मैंने फॉर्म खरीदा। फॉर्म की फीस और फोटो खिंचवाने में मेरे 400 रुपए खर्च हो गए। अब मेरे पास सिर्फ 380 रुपए बचे थे। परीक्षा 1 महीने बाद थी। मुझे 1 महीने तक दिल्ली जैसे महंगे शहर में 380 रुपए में जिंदा रहना था। यह नामुमकिन लग रहा था। शाम हो गई थी। अब सवाल यह था कि रात कहां गुजारूं। मेरे पास होटल या सराय लेने के पैसे नहीं थे। मैं चलते चलते रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गया। मैंने देखा कि वहां फुटपाथ पर और स्टेशन के बाहर सैकड़ों लोग सो रहे थे। कोई मजदूर था, कोई रिक्शा वाला, तो कोई मेरे जैसा बेघर। मैंने भी एक कोना ढूंढा जहां एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी सीधी पड़ रही थी। मैंने अपनी वैसाखी को सिरहाने रखा और जमीन पर लेट गया। जमीन ठंडी और कठोर थी, लेकिन आसमान खुला था। मैंने अपनी जेब से वह किताब निकाली जो मैंने रद्दी वाले की दुकान से 10 रुपए में खरीदी थी। यह एक पुरानी सामान्य ज्ञान की किताब थी, जिसके कई पन्ने फटे हुए थे। सड़क के शोर और मच्छरों के बीच मैं उस स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में पढ़ने लगा। लोग आते जाते मुझे देख रहे थे। शायद वे सोच रहे होंगे कि यह भिखारी जैसा दिखने वाला लड़का, जिसके कपड़े मैले हैं और बाल बिखरे हैं, वह किताब पढ़कर क्या कर लेगा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि मैं सिर्फ किताब नहीं पढ़ रहा था, मैं अपनी तकदीर बदल रहा था। अगले कुछ दिन मेरे जीवन के सबसे कठिन दिन थे। मैं सुबह उठकर सुलभ शौचालय में नहाता, जिसके लिए 5 रुपए देने पड़ते थे। फिर मैं गुरुद्वारे में जाता, जहां लंगर में मुफ्त खाना मिलता था। दिन भर मैं पब्लिक लाइब्रेरी के बाहर या पार्क में बैठकर पढ़ता रहता। रात को वापस उसी फुटपाथ पर आकर सो जाता। कभी कभी पुलिस वाले आते और डंडा मारकर भगा देते। चलो भागो यहां से, यहां सोना मना है। तब मुझे अपना सामान उठाकर अपनी लंगड़ाती टांग के साथ दूसरी जगह ढूंढनी पड़ती। बारिश आती तो मैं भीगता हुआ किसी दुकान के शेड के नीचे खड़ा रहता। ठंड लगती तो मैं अखबार ओढ़ लेता। लेकिन मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। मेरे पास जो 300 रुपए बचे थे, उन्हें मैंने बहुत संभाल कर रखा था, सिर्फ पेन, कॉपी और परीक्षा के दिन जाने के लिए। एक रात जब मैं फुटपाथ पर बैठकर गणित के सवाल हल कर रहा था, मेरे पास एक कुत्ता आकर बैठ गया। वह भी मेरी तरह भूखा और लावारिस लग रहा था। मैंने अपनी जेब से बिस्किट का एक टुकड़ा निकाला जो मैंने दिन में चाय के साथ खाने के लिए बचाया था, और उसे दे दिया। वह पूंछ हिलाने लगा। उस अनजान शहर में वह कुत्ता मेरा पहला दोस्त बना। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले जब मैं सो रहा था, किसी ने मेरी जेब काटने की कोशिश की। मेरी नींद कच्ची थी। मैं तुरंत जाग गया। मैंने उस चोर का हाथ पकड़ लिया। छोड़ मुझे, वह चिल्लाया, और उसने मेरे पेट में एक जोरदार घूंसा मारा। दर्द से मेरी पकड़ ढीली हो गई। वह मेरा बटुआ लेकर भाग गया। उस बटुए में मेरे बचे हुए 150 रुपए और सबसे जरूरी चीज, मेरा एडमिट कार्ड था। नहीं, मैं चीखा। मैं उसके पीछे भागने की कोशिश करने लगा। मैं वैसाखी के सहारे जितनी तेज दौड़ सकता था, दौड़ा। लेकिन वह 2 पैरों वाला था और मैं एक। वह अंधेरी गली में गायब हो गया। मैं वहीं सड़क पर गिर पड़ा। सब खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरी रातों की नींद, सब बेकार गया। बिना एडमिट कार्ड के मैं परीक्षा कैसे दूंगा, और बिना पैसों के मैं परीक्षा केंद्र तक कैसे जाऊंगा। मैं फूट फूट कर रोने लगा। दिल्ली की सड़कों पर मेरा रोना सुनने वाला कोई नहीं था। मुझे लगा कि भाभी सही कहती थी, मैं एक बदनसीब हूं। मैं जहां भी जाता हूं, वहां सिर्फ मुसीबत आती है। मुझे वापस गांव चले जाना चाहिए और जिंदगी भर गुलामी करनी चाहिए। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे पड़े एक कागज पर पड़ी। वह मेरा एडमिट कार्ड था। शायद हड़बड़ी में उस चोर के हाथ से बटुए से कार्ड गिर गया होगा, क्योंकि उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। मैंने उस कार्ड को उठाया और उसे सीने से लगा लिया। मेरा कार्ड बच गया था, लेकिन मेरे पैसे जा चुके थे। अब मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था। परीक्षा केंद्र यहां से 10 किलोमीटर दूर था और परीक्षा कल सुबह 9 बजे थी। मेरे पास बस का किराया भी नहीं था और पेट में भूख कुलबुला रही थी, क्योंकि मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया था। मैंने खुद को संभाला। मोहन, रोने से कुछ नहीं होगा, मैंने खुद से कहा। अगर पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? मेरे पास पैर तो हैं, भले ही एक कमजोर है, लेकिन हिम्मत तो है। मैं पैदल जाऊंगा 10 किलोमीटर। एक लंगड़े इंसान के लिए यह किसी मैराथन से कम नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने तय किया कि मैं रात को ही निकलूंगा,
ताकि सुबह समय पर पहुंच सकूं। मैंने अपनी पुरानी बोतल में पानी भरा और चलना शुरू किया। रात के 2 बज रहे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक लड़का अपनी वैसाखी के सहारे एक एक कदम घसीटते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम पर मेरा पैर दर्द से चीख रहा था। छाले पड़ गए थे। वैसाखी मेरी बगल में चुभ रही थी और वहां घाव कर रही थी। चलते चलते कई बार मुझे लगा कि मैं अब और नहीं चल सकता। मेरा शरीर जवाब दे रहा था। भूख और कमजोरी से चक्कर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही रुकने का ख्याल आता, मुझे भाई का वह ताना याद आ जाता, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। वह आवाज मुझे फिर से चलने पर मजबूर कर देती। सुबह के 8 बजते बजते मैं परीक्षा केंद्र के बाहर पहुंच गया। मेरे कपड़े पसीने से लथपथ थे, चेहरे पर धूल जमी थी और होंठ सूखे हुए थे। वहां हजारों छात्र आए हुए थे। सब अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उनके हाथों में किताबें थीं और उनके माता पिता उन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे। मैं वहां अकेला, गंदा और थका हुआ खड़ा था। गेट पर खड़े गार्ड ने मुझे रोका। ए भिखारी, यहां क्या काम है? हटो यहां से, यहां परीक्षा चल रही है। मैंने कांपते हाथों से अपना एडमिट कार्ड दिखाया। साहब, मैं भी परीक्षा देने आया हूं। गार्ड ने कार्ड देखा और फिर मुझे देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन कार्ड असली था। उसने मुझे जाने दिया। मैं अंदर गया और अपनी सीट ढूंढी। मैं बेंच पर बैठा। मेरे आसपास बैठे लड़के मुझे घृणा से देख रहे थे और अपनी नाक सिकोड़ रहे थे, क्योंकि मेरे शरीर से पसीने की बदबू आ रही थी। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे सामने मेरा प्रश्न पत्र था, मेरी मंजिल। जैसे ही घंटी बजी, मैंने पेन उठाया। मेरा हाथ कांप रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने पहला सवाल पढ़ा, मेरा सारा डर गायब हो गया। यह वही सवाल था जो मैंने उस रात स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा था। मेरे चेहरे पर एक कमजोर सी मुस्कान आ गई। मैंने लिखना शुरू किया। उस पल न भूख थी, न दर्द था, न गरीबी थी। वहां सिर्फ मैं था और मेरा सपना। परीक्षा हॉल से बाहर निकलते ही जैसे मेरे शरीर ने हार मान ली। पिछले 24 घंटों से मैंने अन्न का एक दाना नहीं खाया था। ऊपर से 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा और परीक्षा का मानसिक तनाव। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। धूप मुझे चुभ रही थी। मैं एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन मेरा लंगड़ा पैर मुड़ गया और मैं सड़क किनारे एक चाय की टपरी के पास गिर पड़ा। गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए, लेकिन मेरी आंखों के सामने सिर्फ काला अंधेरा था। और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे जा रहे थे। एक बुजुर्ग चेहरा मेरे ऊपर झुका हुआ था। उनकी सफेद दाढ़ी थी और सिर पर एक मैली सी टोपी। होश आ गया बेटे, ले ये पानी पी। उन्होंने एक स्टील का गिलास मेरे होठों से लगा दिया। मैंने गट गट करके पानी पिया। पानी पेट में जाते ही जान में जान आई। मैंने उठने की कोशिश की। आराम से, आराम से, बहुत कमजोरी है तुझे। कब से कुछ खाया नहीं है? उस बुजुर्ग ने पूछा। कल सुबह से, मैंने कमजोर आवाज में जवाब दिया। बुजुर्ग ने अपनी दुकान के लड़के को आवाज दी। अरे छोटू, एक कड़क चाय और 2 बन मक्खन ला जल्दी। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। बाबा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए। मैंने पैसे मांगे क्या? यह गरीब की दुकान है, यहां कोई भूखा नहीं जाता। खा ले चुपचाप। मैंने वह बन मक्खन ऐसे खाया जैसे मुझे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। खाने के बाद मेरे शरीर में थोड़ी ताकत आई। मैंने उन बुजुर्ग, जिनका नाम रहीम चाचा था, का धन्यवाद किया और अपनी वैसाखी उठाई। अब कहां जाएगा? रहीम चाचा ने बर्तन धोते हुए पूछा। यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। परीक्षा हो गई थी, लेकिन अब मुझे रिजल्ट आने तक जिंदा रहना था और उसके लिए काम और छत की जरूरत थी। पता नहीं चाचा, काम की तलाश में हूं। कोई भी काम चलेगा, मैंने कहा। रहीम चाचा ने मेरे पैर की तरफ देखा। इस पैर के साथ मजदूरी तो तू कर नहीं पाएगा और मैं तुझे मुफ्त में खिला नहीं सकता। मैं पढ़ा लिखा हूं चाचा, हिसाब किताब कर सकता हूं, बच्चों को पढ़ा सकता हूं, बर्तन भी धो सकता हूं, मैंने उम्मीद से कहा। चाचा ने कुछ सोचा। देख, मेरी दुकान पर हिसाब किताब की बड़ी गड़बड़ होती है। मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं। अगर तू मेरा गल्ला संभाल ले और शाम को छोटू को थोड़ा पढ़ा दे तो मैं तुझे 2 वक्त का खाना और दुकान के पीछे सोने की जगह दे सकता हूं। पैसे तो ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, बस पेट भर जाएगा। मंजूर है? मेरे लिए यह भगवान का भेजा हुआ प्रस्ताव था। मंजूर है चाचा, बिल्कुल मंजूर है। और इस तरह दिल्ली शहर में मुझे मेरा पहला ठिकाना मिला। वह जगह कोई महल नहीं थी,
चाय की दुकान के पीछे एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें आलू प्याज की बोरियां रखी रहती थीं, लेकिन मेरे लिए वह स्वर्ग से कम नहीं थी। अगले 2 महीने मैंने रहीम चाचा की दुकान पर बिताए। मैं सुबह 5 बजे उठता, दुकान की सफाई करता और फिर गल्ले पर बैठ जाता। मेरे आने से चाचा का मुनाफा बढ़ गया, क्योंकि अब कोई उन्हें हिसाब में ठग नहीं पाता था। दोपहर के खाली समय में मैं चाचा के पुराने अखबारों को पढ़ता रहता था ताकि दुनिया की खबर रहे। शाम को मैं छोटू और आसपास की झुग्गी के 2-3 और बच्चों को पढ़ाने लगा। जीवन पटरी पर आ रहा था, लेकिन मेरे मन में एक ही डर था, रिजल्ट। हर दिन मैं अखबार में देखता कि क्या क्लर्क भर्ती का रिजल्ट आया है। वह मंगलवार का दिन था। मैं दुकान पर बैठा ग्राहकों को चाय दे रहा था कि मेरी नजर अखबार के एक कोने पर पड़ी। एसएससी क्लर्क भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। मेरे हाथ से चाय का गिलास लगभग छूट ही गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रिजल्ट आ गया था, लेकिन रिजल्ट देखने के लिए मुझे इंटरनेट कैफे जाना था और रोल नंबर डालना था। मैंने चाचा से 1 घंटे की छुट्टी मांगी। चाचा ने मेरी घबराहट देख ली थी। जा बेटा, अल्लाह खैर करेगा, ये ले 50 रुपए, हो सकता है प्रिंट आउट निकालना पड़े। उन्होंने अपनी जेब से नोट निकाल कर दिया। मैं पास के साइबर कैफे की तरफ भागा, वैसाखी के साथ जितनी तेज भाग सकता था। कैफे में भीड़ थी। मेरा नंबर आया। मैंने कांपते हाथों से कंप्यूटर पर अपना रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर एक गोल चक्कर घूमा और फिर एक लिस्ट खुल गई। मेरी आंखों ने तेजी से लिस्ट को स्कैन किया। मेरा नाम कहां है? मेरा दिल बैठ रहा था। क्या मैं फेल हो गया? क्या मेरी मेहनत बेकार गई? और तभी मेरी नजर 145वें नंबर पर रुकी। रोल नंबर 204561, मोहन कुमार चयनित। मैं अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। कैफे में बैठे लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पागल हो गया हूं, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैंने लिखित परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन अभी जंग खत्म नहीं हुई थी। अभी इंटरव्यू बाकी था और इंटरव्यू के लिए मुझे दिल्ली के मुख्य कार्यालय जाना था। मैं खुशी से झूमता हुआ वापस दुकान आया और रहीम चाचा के पैर छू लिए। चाचा, मैं पास हो गया। चाचा ने मुझे गले लगा लिया। मुझे पता था शेर, मुझे पता था तू कुछ बड़ा करेगा, लेकिन असली चुनौती अब थी। इंटरव्यू 10 दिन बाद था। मेरे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे। मेरी शर्ट का कॉलर घिसा हुआ था और पैंट में 2 जगह रफू किया हुआ था। इंटरव्यू में हुलिया का बहुत असर पड़ता है, ये मैंने सुना था। रहीम चाचा ने मेरी परेशानी समझ ली। अगले दिन वह एक पैकेट लेकर आए। उसमें एक साफ सफेद शर्ट और काली पैंट थी। ये मेरे बेटे के कपड़े हैं, वह दुबई चला गया है, तुझे फिट आ जाएंगे, इसे पहनकर जाना अफसर बाबू बनकर। चाचा का प्यार देखकर मेरी आंखें भर आईं। खून का रिश्ता न होते हुए भी उन्होंने मेरे लिए वह किया जो सगे भाई ने नहीं किया था। इंटरव्यू का दिन आ गया। मैंने वह सफेद शर्ट पहनी, बालों को पानी से सेट किया और अपने जूतों को कालिक से चमकाया। मैंने रहीम चाचा का आशीर्वाद लिया और बस में बैठकर इंटरव्यू सेंटर की तरफ चल पड़ा। वहां बहुत भीड़ थी। सब सूट बूट में आए थे, टाई लगाए हुए, हाथों में महंगी फाइलें। मैं अपनी वैसाखी और प्लास्टिक के फोल्डर के साथ वहां सबसे अलग लग रहा था। लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं गलती से वहां आ गया हूं। अरे भाई, सफाई कर्मचारी का इंटरव्यू पीछे वाले गेट पर है, एक लड़के ने मुझ पर तंज कसा। मैंने उसे देखा और मुस्कुराया। मैं यहां क्लर्क की कुर्सी के लिए आया हूं दोस्त, सफाई के लिए नहीं। वह चुप हो गया। मेरा नंबर आया। चपरासी ने दरवाजा खोला। मैं अंदर गया। सामने एक बड़ी मेज के पीछे 4 लोग बैठे थे, 3 पुरुष और एक महिला। एसी की ठंडक में भी मुझे पसीना आ रहा था। मे आई कम इन सर? मैंने पूछा। यस प्लीज कम इन, सिट डाउन, बीच में बैठे बुजुर्ग अफसर ने कहा। उन्होंने मेरी वैसाखी देखी और एक दूसरे को इशारा किया। मैंने कुर्सी पर बैठने में थोड़ी मशक्कत की, क्योंकि मेरा पैर सीधा नहीं मुड़ता था। मिस्टर मोहन, महिला अफसर ने मेरी फाइल देखते हुए कहा, तुम्हारे नंबर लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे हैं, टॉप 10 में हो तुम। लेकिन वह रुकी और मेरे पैर की तरफ देखा। लेकिन क्या मैम? मैंने पूछा। यह जॉब फील्ड वर्क मांगती है। तुम्हें फाइलों को इधर उधर ले जाना होगा, कभी कभी दूसरे ऑफिस जाना होगा। हमें लगता है कि अपनी शारीरिक स्थिति की वजह से तुम यह काम ठीक से नहीं कर पाओगे। हम किसी ऐसे को क्यों ना चुने जो पूरी तरह फिट हो? यह वही सवाल था जिसका मुझे डर था। यह वही सोच थी जिसने मुझे बचपन से अब तक सताया था कि मैं अधूरा हूं। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं गिड़गिड़ाऊं और भीख मांगूं, या मैं उन्हें अपनी असली ताकत दिखाऊं। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैम,
आप सही कह रही हैं। मैं दूसरों की तरह तेज दौड़ नहीं सकता, मैं भारी वजन नहीं उठा सकता। लेकिन मैम, ये क्लर्क की नौकरी है, मैराथन धावक की नहीं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वे हैरान थे मेरी हिम्मत पर। मैंने आगे कहा, मैम, जब दूसरे लोग थक कर बैठ जाएंगे तब भी मेरा दिमाग दौड़ता रहेगा, क्योंकि मैंने जिंदगी में आराम नहीं देखा है। मैंने 10 किलोमीटर पैदल चलकर यह परीक्षा दी है, वह भी खाली पेट। जिसने भूख और गरीबी को हराया हो, उसके लिए फाइलों का बोझ उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पैर कमजोर हैं सर, लेकिन मेरा इरादा लोहे का है। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ मेरे पैर की वजह से रिजेक्ट करेंगे तो यह हार मेरी नहीं, इस कुर्सी की होगी जो एक काबिल इंसान को खो देगी। मेरा जवाब सुनकर वे चारों चुप हो गए। बुजुर्ग अफसर ने अपना चश्मा उतारा और मुझे गौर से देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वेल डन मोहन। बहुत समय बाद किसी ने इतनी ईमानदारी से जवाब दिया है। उन्होंने कहा, तुम्हारे दस्तावेजों की जांच बाहर होगी, तुम जा सकते हो। मैं बाहर आया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। क्या मैंने ज्यादा बोल दिया? क्या मुझे चुप रहना चाहिए था? अब जो होना था हो चुका था। मैं वापस रहीम चाचा की दुकान पर आ गया। अब फिर से इंतजार का दौर शुरू हुआ। फाइनल लिस्ट 1 हफ्ते बाद आने वाली थी। वह 1 हफ्ता मेरे लिए 1 साल जैसा बीता। हर पल डर लगता था, अगर नहीं हुआ तो क्या मैं पूरी जिंदगी चाय की दुकान पर ही रह जाऊंगा? 7वें दिन डाकिया दुकान पर आया। मोहन कुमार कौन है? मैं हूं। मैं दौड़कर उसके पास गया। सरकारी चिट्ठी है, रजिस्टर्ड। डाकिये ने एक खाकी लिफाफा मेरे हाथ में थमाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। रहीम चाचा, छोटू और दुकान के सारे ग्राहक मुझे देख रहे थे। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक टाइप किया हुआ कागज था। सबसे ऊपर लिखा था, नियुक्ति पत्र। मैंने नीचे पढ़ा, हमें आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि आपका चयन कनिष्ठ लिपिक के पद पर हो गया है। मेरी आंखों के सामने धुंध छा गई। अक्षर नाचने लगे। मैं पास हो गया था। मैं अब लंगड़ा मोहन नहीं, बाबू मोहन कुमार था। चाचा, मेरी नौकरी लग गई। मैं चिल्लाया और रहीम चाचा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। ये खुशी के आंसू थे। ये उन तमाम अपमानों, उन तमाम भूख भरी रातों और उन तमाम दर्दों का जवाब थे। रहीम चाचा की आंखों में भी आंसू थे। अल्लाह का शुक्र है, आज पूरी मार्केट में मिठाई बंटेगी। उस रात मैंने उस नियुक्ति पत्र को अपने तकिए के नीचे रखकर सोया। मुझे बार बार जागकर देखना पड़ता था कि कहीं यह सपना तो नहीं, लेकिन वह हकीकत थी। अगले महीने मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली, पूरे 25,000 रुपए। मैंने जिंदगी में इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे थे। मैंने सबसे पहले रहीम चाचा के लिए एक नई शॉल और छोटू के लिए स्कूल की किताबें खरीदी। अब मेरे पास एक ही काम बचा था, अपने गांव वापस जाना। बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए। मैं शनिवार की छुट्टी लेकर गांव के लिए निकला। जब मैं बस से अपने गांव के स्टॉप पर उतरा तो मेरा हुलिया बदला हुआ था। साफ कपड़े, पैरों में नए जूते और हाथ में एक चमचमाता बैग। मैं अब वह डरा हुआ लड़का नहीं था। मैं सीधे अपने घर की तरफ चला। गांव के लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे थे। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि भाई चबूतरे पर हुक्का पी रहे थे और भाभी चावल साफ कर रही थी। मुझे देखकर वे चौंक गए। कौन? मोहन? भाई ने अविश्वास से पूछा। नमस्ते भैया, मैंने हाथ जोड़े। कैसा है पैर का दर्द अब? मैंने व्यंग्य नहीं, बस शांति से पूछा। भाभी तो मुंह खोले खड़ी रह गई। मैंने अपने बैग से मिठाई का डिब्बा निकाला और उनके सामने रख दिया। यह क्या है? भाई ने पूछा। मेरी पहली तनख्वाह की मिठाई, मैंने कहा। दिल्ली में सरकारी नौकरी लग गई है मेरी, अब मैं शहर में रहता हूं। यह सुनकर जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़के को उन्होंने खोटा सिक्का समझकर फेंक दिया था, वह आज सोने का सिक्का बनकर लौटा था। नौकरी? सरकारी? भाभी हकलाने लगी। उनका रवैया तुरंत बदल गया। अरे, मुझे तो पता था मेरा देवर बहुत होशियार है। आओ आओ, बैठो, चाय बनाऊं? मुझे उनकी यह झूठी अपनायत देखकर हंसी आ गई। नहीं भाभी, चाय की जरूरत नहीं है। मैं बस यह बताने आया था कि मैं अब बोझ नहीं हूं। और हां भैया, मैंने अपनी जेब से 500 रुपये निकाले और भाई के सामने रख दिए। ये किस लिए? भाई ने पूछा। उस दिन के लिए जब आपने मुझे खाने के लिए मना कर दिया था। यह उस खाने का हिसाब है जो मैंने बचपन से खाया। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। भाई का सिर शर्म से झुक गया। मैं मुड़ा
और वापस चलने लगा। मोहन रुक जा, कहां जा रहा है? ये तेरा घर है, भाई ने पीछे से आवाज दी। मैं रुका लेकिन मुड़ा नहीं। ये मकान आपका है भैया, मेरा घर वहां है जहां मेरी इज्जत है। मैं वापस मुड़कर नहीं देखा। मैं लंगड़ाते हुए चल रहा था, लेकिन आज मेरी चाल में एक शान थी। आज मुझे वैसाखी का बोझ महसूस नहीं हो रहा था। मैंने साबित कर दिया था कि इंसान शरीर से नहीं मन से विकलांग होता है, और मेरा मन वह तो अब आसमान छू रहा था। सरकारी नौकरी मिले मुझे अब 5 साल बीत चुके थे। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से मेरा प्रमोशन हो गया था, और अब मैं कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ प्रधान सहायक बन गया था। जिस मोहन को कभी लोग लंगड़ा कहकर बुलाते थे, अब ऑफिस में सब उसे मोहन सर कहकर सलाम ठोकते थे। मेरी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई थी। मैंने दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटा सा लेकिन अपना फ्लैट खरीद लिया था, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि अब मैं अकेला नहीं था। मेरी शादी सुमन से हो गई थी। सुमन एक बहुत ही साधारण और समझदार लड़की थी। उसने मेरे पैर को नहीं, मेरे संघर्ष और मेरे दिल को देखा था। जब मैं शाम को ऑफिस से थका हारा घर लौटता, तो उसके हाथ की बनी चाय मेरी सारी थकान मिटा देती थी। और रहीम चाचा, उन्हें मैं कैसे भूल सकता था? वे मेरे लिए पिता समान थे। जब मेरी नई गृहस्थी जमी, तो मैं उन्हें अपनी झोपड़ी से अपने फ्लैट में ले आया। पहले तो वे बहुत नानुकुर कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं फकीर आदमी हूं, तुम्हारे पक्के मकान में मेरा क्या काम। लेकिन मैंने उनसे कहा, चाचा अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं भी यह नौकरी छोड़कर वापस चाय की दुकान पर बैठ जाऊंगा। मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अब वे हमारे साथ रहते थे, घर के बुजुर्ग बनकर। जिंदगी बहुत सुकून से चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त का पहिया हमेशा घूमता रहता है। एक दिन रविवार की सुबह मैं अपनी बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ रहा था, तभी डोरबेल बजी। सुमन ने दरवाजा खोला। मैं अंदर से आवाज सुन रहा था, जी मोहन बाबू का घर यही है। एक जानी पहचानी लेकिन बहुत कमजोर आवाज आई। हाँ यही है, आप कौन? सुमन ने पूछा। मैं अपनी वैसाखी के सहारे चलकर दरवाजे तक गया। सामने जो नजारा देखा, उसे देखकर मैं सन्न रह गया। दरवाजे पर मेरे बड़े भाई सुरेश खड़े थे, लेकिन यह वो रौबदार भाई नहीं थे जिन्हें मैं 5 साल पहले छोड़ आया था। उनके कपड़े मैले थे, चेहरा पीला पड़ गया था, गाल पिचक गए थे, और वे खड़े रहने के लिए एक लाठी का सहारा ले रहे थे। उनके साथ गांव का ही एक और आदमी था। मुझे देखते ही भाई की नजरें झुक गईं। उनकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू तैरने लगे। भैया आप? मेरे मुंह से निकला। मोहन। उनकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दे भाई, मैं बहुत मजबूर होकर तेरे दरवाजे पर आया हूं। मैंने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। सुमन ने उन्हें पानी दिया। भाई ने एक सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया, जैसे बरसों के प्यासे हों। थोड़ा संभलने के बाद उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद गांव में सब कुछ बर्बाद हो गया। उन्होंने लालच में आकर किसी चिटफंड कंपनी में अपनी सारी जमीन और जमा पूंजी लगा दी थी, यह सोचकर कि पैसा 2 गुना हो जाएगा। लेकिन वह कंपनी भाग गई। सदमे से भाभी को दिल का दौरा पड़ा और उनके इलाज में बचा कुचा घर भी बिक गया, लेकिन वे बच नहीं पाई। अब भाई के पास न जमीन थी, न घर, और न ही कोई सहारा। ऊपर से कर्जदारों ने उनका जीना हराम कर रखा था। मोहन, मैं जानता हूं कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुझे जानवर समझा, तुझे घर से निकाल दिया। आज भगवान मुझे उसी की सजा दे रहा है। आज मैं सड़क पर आ गया हूं। मेरे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। भाई फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दे लल्ला, मुझे माफ कर दे। जिस भाई ने मुझे कीचड़ में गिराया था, आज वह मेरे पैरों में गिरा हुआ था। मेरे अंदर एक पल के लिए पुराना गुस्सा जाग उठा। मुझे याद आया वो दिन जब उन्होंने मुझे भूखा रखा था, जब उन्होंने मुझे लात मारी थी। मेरा मन हुआ कि मैं भी उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूं और कहूं कि यह मेरे उसी अपमान का बदला है। लेकिन तभी रहीम चाचा अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने भाई को देखा और फिर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था, क्या तू भी वही बनेगा जो ये थे? मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने भाई के कंधे पकड़कर उन्हें उठाया और सोफे पर बिठाया। भैया शांत हो जाइए, मैंने कहा। मोहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अगर तू मुझे गांव जाने का किराया दे दे तो मैं चला जाऊंगा। मैं तुझे और परेशान नहीं करूंगा, भाई ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मैंने सुमन की तरफ देखा। सुमन समझ गई। वह अंदर गई और मेरे लाकर से कुछ पैसे और चेकबुक ले आई।
मैंने भाई के हाथ में एक चेक रखा। रकम देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह तो बहुत ज्यादा है मोहन, वे हकलाए। भैया, यह आपकी जमीन छुड़ाने के लिए है, मैंने शांत भाव से कहा। जो घर बिक गया था उसे वापस खरीद लेना, और ये बाकी पैसे ताकि आप फिर से खेती शुरू कर सकें। भाई को विश्वास नहीं हो रहा था। तू तू मेरी मदद कर रहा है? उस भाई की जिसने तुझे... भैया, मैंने उन्हें बीच में ही रोक दिया। आपने जो किया वह आपका कर्म था, और मैं जो कर रहा हूं वह मेरा कर्म है। पिताजी कहते थे कि अगर कोई तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए तो तुम उसके रास्ते में फूल बिछा दो। कांटों से तो पैर जख्मी होते हैं, लेकिन फूलों की खुशबू से शायद उसका दिल बदल जाए। भाई रोते हुए मेरे गले लग गए। उस दिन हमारे बीच की सालों पुरानी कड़वाहट आंसुओं के साथ बह गई। मैंने उन्हें माफ कर दिया था, इसलिए नहीं कि वे सही थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अब उस बोझ को अपने दिल में लेकर और नहीं जीना चाहता था। भाई कुछ दिन हमारे साथ रहे, फिर वापस गांव चले गए। लेकिन इस बार वे खाली हाथ नहीं गए थे, वे मेरा सम्मान और प्यार लेकर गए थे। इस घटना के कुछ महीनों बाद मैंने एक फैसला लिया। मैंने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा हर महीने अलग करना शुरू किया। मैंने रहीम चाचा के नाम से एक छोटा सा ट्रस्ट खोला, रहीम शिक्षा केंद्र। मकसद साफ था, ऐसे गरीब और विकलांग बच्चों की मदद करना जिनके पास हुनर तो है लेकिन साधन नहीं। मैं नहीं चाहता था कि कोई और मोहन पैसे की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़े या इलाज न करा पाए। हर रविवार मैं और सुमन पास की झुग्गी बस्तियों में जाते। हम बच्चों को पढ़ाते, उन्हें किताबें बांटते और उन्हें बताते कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, हार नहीं माननी चाहिए। एक दिन एक छोटा लड़का जिसके दोनों पैर खराब थे और वह घिसट घिसट कर चलता था, मेरे पास आया। अंकल, क्या मैं भी आपकी तरह अफसर बन सकता हूं? उसने मासूमियत से पूछा। मैंने उसे अपनी गोद में उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम मुझसे भी बड़े अफसर बनोगे। बस याद रखना, तुम्हारे पैर कमजोर हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा हौसला कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। उस बच्चे की आंखों में जो चमक थी, उसने मुझे वह खुशी दी जो शायद दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे अपनी गरीबी, अपनी विकलांगता और अपने संघर्षों पर अफसोस नहीं होता, क्योंकि उन्हीं ठोकरों ने मुझे चलना सिखाया। अगर मैं उस दिन घर से धक्के मारकर नहीं निकाला जाता तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता। समय के पंख लगे होते हैं, यह कहावत मैंने सुनी थी, लेकिन महसूस अब कर रहा था। मेरी नौकरी और उस रहीम शिक्षा केंद्र की शुरुआत को 15 साल बीत चुके थे। इन 15 सालों में मेरे बालों में सफेदी आ गई थी और चेहरे पर अनुभव की लकीरें। मैं अब केवल एक क्लर्क नहीं था, बल्कि अपनी मेहनत से विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर पहुंच गया था। लेकिन आज का दिन मेरे प्रमोशन के बारे में नहीं था। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन था। हमारे छोटे से रहीम शिक्षा केंद्र ने अब एक बड़े स्कूल का रूप ले लिया था। आज वहां वार्षिक उत्सव था और शहर के नए जिलाधिकारी मुख्य अतिथि बनकर आने वाले थे। पूरे शहर में चर्चा थी कि नए डीएम साहब बहुत सख्त और ईमानदार अफसर हैं। मैं और सुमन सुबह से ही तैयारियों में लगे थे, लेकिन हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य आज वहां जाने की हालत में नहीं था, रहीम चाचा। उनकी उम्र अब 85 के पार हो चुकी थी। पिछले कुछ महीनों से वे बिस्तर पर ही थे। उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कान अभी भी वैसी ही थी। मैं तैयार होकर चाचा के कमरे में गया। चाचा, आज स्कूल का कार्यक्रम है, नए कलेक्टर साहब आ रहे हैं, काश आप चल पाते, मैंने उनका हाथ थामते हुए कहा। चाचा ने कांपते हुए हाथ से मेरा गाल थपथपाया। बेटा मोहन, मेरा शरीर वहां नहीं जा सकता, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा वहां हैं। जा और देखना कि बच्चे कैसे चमक रहे हैं, वही मेरी असली कमाई है। मैं भारी मन से उन्हें घर पर एक नर्स की देखरेख में छोड़कर कार्यक्रम के लिए निकल गया। स्कूल का मैदान खचाखच भरा था। सैकड़ों बच्चे, उनके माता पिता और शहर के गणमान्य लोग वहां मौजूद थे। तभी सायरन की आवाज गूंजी। पुलिस की गाड़ियों के काफिले के साथ एक सफेद कार गेट पर आकर रुकी। बैंड बाजे बजने लगे। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक नौजवान अफसर उतरा। लंबा कद, कसी हुई वर्दी, आंखों पर काला चश्मा और चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास। वह नए डीएम साहब थे। मैं मंच पर खड़ा उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने फूलों का गुलदस्ता उनकी तरफ बढ़ाया। स्वागत है सर,
डीएम साहब ने काला चश्मा उतारा और मुझे गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी। उन्होंने गुलदस्ता लेने के बजाय मेरे सामने झुककर मेरे पैर छू लिए। पूरा पंडाल सन्न रह गया। एक आईएएस अफसर, जिले का राजा, एक साधारण अधिकारी के पैर छू रहा है। पुलिस वाले और बाकी लोग हैरान होकर देख रहे थे। मैं खुद हड़बड़ा गया। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जिले के मालिक हैं, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूं। डीएम साहब सीधे खड़े हुए और मुस्कुराए। मोहन सर, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं विक्की हूं। विक्रम। विक्रम? मैंने दिमाग पर जोर डाला। याद कीजिए सर, 10 साल पहले झुग्गी बस्ती का वह लड़का जिसके दोनों पैर खराब थे, जिसे आपने अपनी गोद में उठाया था और कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े अफसर बनोगे, जिसके इलाज के लिए आपने अपनी पीएफ की सारी जमा पूंजी निकालकर उसका ऑपरेशन करवाया था। मेरी आंखों के सामने वह मंजर घूम गया। वो छोटा सा रेंग कर चलने वाला विक्की, जिसे डॉक्टर ने कहा था कि महंगा ऑपरेशन होगा तभी चल पाएगा। मैंने और सुमन ने बिना सोचे अपनी बचत लगा दी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। विक्रम, तुम इतने बड़े साहब बन गए। विक्रम ने मंच से माइक उठाया और भीड़ को संबोधित किया। आप सब मुझे आज जिला कलेक्टर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन सच ये है कि मैं आज शायद किसी सिग्नल पर भीख मांग रहा होता अगर मुझे मोहन सर और रहीम चाचा नहीं मिले होते। जब दुनिया ने मुझे अपाहिज कहकर ठुकरा दिया था, तब मोहन सर ने मुझे चलना नहीं, उड़ना सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि असली विकलांगता शरीर में नहीं, सोच में होती है। आज मैं जो कुछ भी हूं, इन्हीं के आशीर्वाद से हूं। पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। यह सम्मान मेरे किसी भी प्रमोशन से हजारों गुना बड़ा था। कार्यक्रम खत्म होते ही विक्रम ने मुझसे कहा, सर, मुझे रहीम चाचा से मिलना है। सुना है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, चलो घर चलते हैं, मैंने कहा। हम घर पहुंचे। विक्रम अपनी वर्दी में ही सीधे चाचा के कमरे में गया। चाचा अर्धनींद में थे। चाचा जी, विक्रम ने धीरे से पुकारा। चाचा ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने पुलिस की वर्दी में एक अफसर को देखकर उनकी बूढ़ी आंखों में सवाल उभरा। चाचा, मैं विक्की, आपकी दुकान के पीछे पड़ने वाला विक्की। देखिए, मैं कलेक्टर बन गया। आपने कहा था ना कि अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह रंग को भी राजा बना देता है। देखिए, मैं आ गया। चाचा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से विक्रम के सिर पर हाथ रखा। उनके होंठ थिरकाए, आवाज बहुत धीमी थी। माशाअल्लाह, मेरे शेर, मेरी जिंदगी वसूल हो गई। चाचा ने फिर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक संतोष था, एक शांति थी जो कह रही थी कि मेरा काम पूरा हुआ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और विक्रम के हाथ के ऊपर रख दिया। इस मशाल को जलते रखना, ये उनके आखिरी शब्द थे। उनकी पकड़ ढीली पड़ गई, गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और चेहरे पर एक अमर मुस्कान ठहर गई। रहीम चाचा, वह फरिश्ता जिसने एक भूखे लंगड़े लड़के को सहारा दिया था, आज अपनी विरासत को सबसे ऊंचे मुकाम पर देखकर इस दुनिया से विदा हो गए। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा दुख का नहीं, बल्कि एक अजीब से गौरव का था। चाचा के जनाजे में पूरा शहर उमड़ पड़ा। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या अफसर, क्या नेता, हर कोई उस चाय वाले को कंधा देने आया था जिसने इंसानियत का पाठ पढ़ाया था। विक्रम ने एक डीएम होते हुए भी प्रोटोकॉल तोड़कर चाचा को कंधा दिया। चाचा के जाने के बाद मुझे लगा कि मैं अकेला हो जाऊंगा, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सैकड़ों विक्रम खड़े थे। कोई इंजीनियर बन गया था, कोई डॉक्टर, तो कोई शिक्षक। वे सब मेरी और चाचा की ही परछाइयां थीं। आज मैं रिटायर हो चुका हूं। मेरे पैर अब और भी कमजोर हो गए हैं। मैं बिना सहारे के खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं अपनी बालकनी में बैठकर शाम की चाय पीता हूं और सामने उस स्कूल को देखता हूं, तो मुझे अपना वह पुराना समय याद आता है। वह भूख, वह अपमान, वह कीचड़ में गिरना, वह 10 किलोमीटर पैदल चलना, सब कुछ। अगर वह सब नहीं होता तो शायद आज यह सब भी नहीं होता। ईश्वर हर किसी को सब कुछ नहीं देता। उसने मुझसे मेरे पैर लिए, लेकिन बदले में मुझे हजारों हाथ दिए जो आज समाज को बना रहे हैं। मैंने सीख लिया है कि जीवन इस बात में नहीं है कि आपने क्या पाया, बल्कि इस बात में है कि आपने जाने से पहले क्या छोड़ा। मेरी कहानी यही खत्म होती है, लेकिन उम्मीद है कि इसे पढ़ने वाले किसी न किसी मोहन के अंदर का दिया जरूर जला होगा। अगर आप भी कभी गिरें तो याद रखना, गिरना हारना नहीं है, गिरकर न उठना हारना है।